हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूकेपीएससी अंतिम प्रहार सीरीज चल रही है। उत्तराखंड पुलिस परीक्षा बहुत नज़दीक है। 18 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है। इसी एग्ज़ाम को देखते हुए जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। क्वेश्चन को देखिए, पहले खुद से जो है अपना आंसर कीजिएगा दोस्तों, फिर चेक कीजिए कि आपका राइट आंसर है या रॉन्ग है। ठीक है, तो पहले खुद से इसका आंसर कीजिएगा आप। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अपना आंसर कीजिए, देन वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगा, अपना आंकलन भी हो जाता है। ठीक है, तो राम की गाय चरती, इस वाक्य में जो है कारक होगा दोस्तों वो संबंध कारक होगा। क्यों होगा संबंध कारक? क्योंकि हमने कारक तो बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। इसमें जो चिन्ह आते हैं, विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, ना, नी, ने और रा, री, रे, ये आ गया दोस्तों। ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। यही हमें देखने को मिला। राम की, ये विभक्ति चिन्ह से हमने पकड़ लिया किसकी, राम की गाय चरती है। इसमें जो है संबंध कारक हमें साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो विभक्ति चिन्ह बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो है संबंध कारक होगा। दूसरा प्रश्न ये है, सयाणा एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। सयाणा और खुमरी व्यवस्था, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फिर से सेम वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपना आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। खुमरी और सयाणा जो व्यवस्था है ना दोस्तों, ये हमारी जौनसारी जनजाति में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी रिसेंटली हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें मैंने रिसेंटली इस टॉपिक को पढ़ाया है। तो वहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया और उसकी एक स्लाइड को मैंने यहाँ पर रख दिया। तो राजनीति व्यवस्था हम देख रहे थे जौनसारी में। जब हम जौनसारी पढ़ रहे थे दोस्तों, तो वहाँ पर हमने उनकी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये डिस्कस किया था कि खुमरी समिति जो है, एक गांव में पहले खुमरी समिति हुआ करती थी जिसका मुखिया सयाणा हुआ करता था। यही पूछा है कि खुमरी और सयाणा का संबंध किस जनजाति से है, तो ये हमारा जौनसारी जनजाति से हो जाता है। ठीक है, वहां पर हमने ये भी बात की, एक खत समिति होती है जो खुमरी समिति के ऊपर होती है। ठीक है, तो खुमरी समिति के ऊपर एक खत समिति होती है जिसका मुखिया जो खत सयाणा होता है, खत सयाणा होता है। ठीक है, तब इस जनजाति में भी जो है ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, तो ये खत समिति भी याद रखना आपको, खुमरी समिति याद रखना है, खत समिति, और ये आपका जो है मुखिया सयाणा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस वंश के शासन काल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को और अपना आंसर कीजिएगा, देन इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो अवंती राज्य जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा बना है, तो वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वंश में। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा। एक मिनट है। ठीक है, तो आपने मगध पढ़ा होगा दोस्तों, मगध वंश है ना, मगध मगध काल आपने पढ़ा होगा। तो जब मगध काल में आपने देखा होगा, सबसे पहले जो इसमें राजवंश आता है वो आता है दोस्तों हर्यक वंश। कौन आता है? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है पूछा जाता है, बिंबिसार। कौन है? हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार दोस्तों। बिंबिसार के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। ये बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, इसने पहले स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक भी यही था दोस्तों। इसने जो है कौशल राजा की बहन कौशल की राजकुमारी से शादी की है। ठीक है, जिसमें इसको बहुत सारा दहेज में मिला है, काशी इसको दहेज में मिला था दोस्तों। ठीक है, इसका पुत्र इसके बाद आता है अजात शत्रु। कौन आता है दोस्तों? अजात शत्रु आता है। ठीक है, अजात शत्रु के बारे में आपको पता है कि इसने अपने पिता की हत्या की, यानी कि बिंबिसार की हत्या की है अजात शत्रु ने। ठीक है, और अजात शत्रु ने भी जो है काशी और बज्जी पर भी जो है नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद इसने जो एक राजगीर का किला भी बनवाया है दोस्तों अजात शत्रु ने। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति जो करवाई है इसी के द्वारा करवाई गई। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो अजातशत्रु ने करवाया है ना। इसके बाद आता है दोस्तों इसका पुत्र उदयन। कौन आता है? इसका पुत्र आता है दोस्तों उदयन आता है, और ये वही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की है, पाटलिपुत्र की स्थापना की है। और राजधानी राजगीर से जो है पाटलिपुत्र इसने स्थानांतरित की है राजधानी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको राजधानी बनाई किसने? उदयन ने बनाया मतलब। ठीक है, और इसका अंतिम जो है हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों वो कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक था। और इसके बाद आता है दोस्तों इस नागदशक की छुट्टी कर लेता कौन? शिशुनाग। कौन आता है? शिशुनाग आता है। और इस शिशुनाग जब इनका हर्यक वंश को समाप्त कर देता है तो उसके बाद शिशुनाग आता है और शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो हमें नया वंश देखने को मिलता है शिशुनाग। यहाँ पर जो शिशुनाग जो है दोस्तों ये अवंती को जो है अपने अधिकार में ले लेता है, और यही जो है शिशुनाग जो है ये शिशुनाग वंश का जो शासक होता है शिशुनाग। ठीक है, ये क्या करता है?
अवंती को जीत लेता है, अवंती को इसी के द्वारा जीता जाता है और अपने इस मगध में मिला देता है। तो यही क्वेश्चन था कि अवंती को जो है मगध राज्य का हिस्सा किसने बनाया, तो शिशुनाग वंश में ही बनाया और शिशुनाग ने ही बनाया। ठीक है, शिशुनाग के बाद आता है दोस्तों कालाशोक। कालाशोक आता है शिशुनाग के बाद, उत्तराधिकारी बनता है कालाशोक। और कालाशोक के बारे में ये पूछ आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन कराया वो कालाशोक ने ही करवाया है। ठीक है, और इसका जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो है महानंदिन होता है। और उसके बाद आता है नंद वंश, अगला वंश जो इसमें आता है नंद वंश आता है, जिसका संस्थापक महापद्म नंद होता है। ठीक है, जिसको एक राट भी कहा जाता है, एकमात्र सम्राट भी कहा जाता है, सर्वोच्च क्या उग्रसेन भी कहा जाता है दोस्तों महापद्म नंद को। ठीक है, और उसी वंश का सबसे अंतिम शासक जो होता है नंद वंश का, उसका नाम होता है घनानंद। कौन होता है, घनानंद होता है। और इसको कौन, घनानंद के टाइम पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये नहीं, भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने, किसके शासनकाल यहाँ पर चल रहा था उस टाइम पे जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 बीसी में। तो इसका आंसर होगा घनानंद के टाइम पर ही आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों हमने जीव के आधार पर जो है 3 भागों में जीव को बांटा था। ये है दोस्तों हमारा अग्रभाग, आगे का भाग अग्रभाग बोल दिया, बीच के भाग को मध्य भाग बोल दिया और पीछे के भाग का जीव को वो पश्च भाग कह दिया। ठीक है, तो ये 3 भागों में हमने बांटा था और यही हमारा अग्रभाग हो गया, मध्य भाग हो गया, पश्च भाग। पर ये विवृत स्वर जो है ये जीव के भाग का अगर वर्गीकरण करते हो तो ये इसका आंसर नहीं हो, मतलब ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। पर वही पूछा कौन इसके अंतर्गत नहीं आता, तो यही आ गया हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विवृत स्वर जो है ये जीव के भाग, जब हम जीव का वर्गीकरण कर रहे होते हैं है ना, जीव के प्रयोग का आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों का मतलब, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण अगर हम जीव के प्रयोग के आधार पर कर रहे होते हैं तो 3 भागों में करते हैं। तो इसका विवृत स्वर इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसके आधार पर हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी आपसे पूछा जाता है कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर जो होते हैं हमारे वो होते हैं ई और ए। कौन होता है दोस्तों, ई और ए होता है हमारे अग्र स्वर, और मध्य स्वर हमारा छोटा आ, और पश्च स्वर जो होते हैं बाकी बच जाता है बड़ा आ, ऊ बच दिया, ऊ बच गया, ओ और ओ बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पश्च स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखते, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विपरीत स्वर। विपरीत स्वर वैसे होता है क्या है, मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारा मुख जो है जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह कितना खुलता है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। 4 भागों में कौन कौन से, एक होता है दोस्तों विपरीत, एक होता है अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत, एक होता है समृद्ध और एक होता है अर्ध समृद्ध। यानी कि जब हमारा मुंह पूरा खुलता है, एक जब हमारा मुंह आधा खुलता है, एक जब आधा बंद रहता है और एक जब पूरा बंद रहता है मुंह। तो इस तरीके से जो है मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। उन्हीं में से एक भाग है विपरीत स्वर जो कि यहाँ पर दे दिया था इन्होंने इसमें, तो इसीलिए हमारा ये आंसर सही हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर कीजिए और देन चेक कीजिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी जो है दोस्तों ये हमारी है हल्द्वानी में। कहाँ है दोस्तों, ये हल्द्वानी नैनीताल में हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है और इसका जो है पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कई बार हम इसका डिस्कस भी कर चुके हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज जो है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रिपोर्टाज जो है ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो रिपोर्टाज जो है हमारा ये हमारा जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपोर्टाज जो है ये फ्रांसीसी या कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अंग्रेजी में जो हम रिपोर्ट कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है, तो रिपोर्टाज है यानी कि जो इसको पद्य जो गद्य लिखे जाते हैं उसी से संबंधित है ये। ठीक है, रिपोर्ट, तो रिपोर्टाज जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जैसे जो अंग्रेज है ना दोस्तों, अंग्रेज ये अंग्रेज भी जो है ना ये भी फ्रांसीसी भाषा का ही शब्द है अंग्रेज। ठीक है, जैसे इसमें है कारतूस, कारतूस जो है दोस्तों ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा जो है कर्फ्यू हम यूज करते हैं ना, कर्फ्यू लग गया कर्फ्यू, तो कर्फ्यू भी जो है दोस्तों ये भी जो है कर्फ्यू भी जो है ये फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा का ही शब्द है। और एक और याद रखना है दोस्तों, रिचार्ज करते हैं जिसको हम कूपन कहते हैं, कूपन है ना, कूपन कोड डाल दे, ये जो भी है कूपन, तो ये कूपन शब्द भी जो है दोस्तों ये भी फ्रांसीसी भाषा का ही शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का ही शब्द है। इसके अलावा ऑमलेट खाते हैं हम, ऑमलेट,
तो ऑमलेट ऐसे नहीं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, नहीं, ऑमलेट भी जो है दोस्तों, ये ऑमलेट भी जो है ये भी जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैंने रखे हैं आपके सामने, जरूर इनको देख लेना, ठीक है। आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था। मराठा साम्राज्य का जो है दोस्तों प्रथम पेशवा जो होता है वो कौन है, बालाजी विश्वनाथ होते हैं। कौन है, बालाजी विश्वनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा होगा। दोस्तों उपसर्ग बताना आपको, उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो ऐसा कौन सा इनमें से है जो एक ही उपसर्ग से बना है, अध्यक्ष भी और अधिष्ठाता भी, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा अधि होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अधि, अधि उपसर्ग से ही अध्यक्ष भी बना है, अधिष्ठाता भी बना है। देख लीजिएगा अधि से कौन कौन से बनते हैं। अधि उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर, अधिक, प्रधान या श्रेष्ठ। ये अधि जहां जिसके साथ लगता है इसका मतलब ये होता है। देखो इससे किस किस शब्दों के जो है अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अधि का उपयोग देखो, अधिकरण में, अधिकार में, अधीन, अधिपाठक, अधिराज, अधिष्ठाता आया ना, अधिष्ठाता वहां पर, अध्यात्म, अध्यक्ष, देखो ये दो पूछ ले यहाँ यहीं से, ठीक है। और देखो अध्यादेश, अधिपति, अधिगम, अधिनायक, अधिसूचना, अधिमास, अधीक्षण। तो इन सभी में जो है दोस्तों अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कहां पर जो है अनुसूचित जनजाति का जो है सबसे ज्यादा जो संख्या में हमें देखने को मिलती है जनजाति, हमारी जो एसटी कैटेगरी है दोस्तों, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। जैसे कि आपको पता है एसटी, अगर हम जब जनजाति की बात कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर पूरी समिति का इस बारे में पता होगा। आपको पता है दोस्तों कि 1965 में, हाँ 1965 में जो है एक लोकर समिति का गठन किया गया दोस्तों। लोकर समिति का गठन किया गया, केंद्र सरकार ने जो है जनजातियों की पहचान करने के लिए एक लोकर समिति का गठन किया है। किसका, लोकर समिति, याद रखेंगे, लोकर समिति का गठन किया है 1965 में, ठीक है। और इसी समिति ने, इसी लोकर समिति की सिफारिश पर जो है दोस्तों 1967 में, 1967 में क्या हुआ, 1967 में उत्तराखंड की पांच जो है जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। कितनी, 5 जनजातियों को जो है एसटी का दर्जा दे दिया गया, 5 जनजातियों को, ठीक है, 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दे दिया गया हमारी, ठीक है। तो ये 5 कौन कौन सी है ये आपको अच्छे से पता है भाई, ठीक है। 5 कौन कौन सी है ये आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 जो हमारी है कौन कौन सी है, थारू है, जौनसारी है, भोटिया है, बोक्सा और राजी, इन 5 को दे दिया गया। अब आपसे ये मैं आप यहीं पर बता दूं, जो हमारी ये थारू है ना दोस्तों, ये थारू जो जनजाति है, ये थारू जो है राज्य में सर्वाधिक आबादी वाली जो है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाली जो है वो थारू ही है दोस्तों। थारू, मैं आपको बता दूं इनकी जो जनसंख्या है लगभग जो है 91,000 के आसपास है, 91,342 के आसपास इनकी जनसंख्या दोस्तों थारू की। दूसरे नंबर पे जो हमारे आबादी में है वो हमारी जौनसारी है दोस्तों, वो हमारी जौनसारी दूसरे नंबर पे। लगा लो, मैं एवरेज बता देता हूँ, ये 91,000 तो ये लगभग 88,000 के आसपास है जौनसारी। तो जौनसारी भी काफी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा बोक्सा। बोक्सा की अगर मैं बात करूं तो ये भी लगभग 54,000 के आसपास इनकी भी जनसंख्या है। और भोटिया की बात करूं लगभग 39-40,000 के आसपास ये भी हैं। और सबसे कम है दोस्तों हमारा वो है राजी। राजी की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या जो है थारू की। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी कहां पर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों, एसटी की जो आबादी है, एसटी की जो आबादी है इनमें, वो हमारे उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जो है, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा जो है एसटी कैटेगरी की जो आबादी है वो हमारी उधम सिंह नगर में ही है। और इसके बाद में ये सीक्वेंस भी याद रख लो दोस्तों, यूएस नगर, और उसके बाद है दोस्तों देहरादून, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है तीसरा कौन है, उधम सिंह नगर, देहरादून, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले उधम सिंह नगर, देहरादून, और एक तीसरा पिथौरागढ़, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तीसरे जो है वो पिथौरागढ़ है दोस्तों। ये 3 आपको याद रखना है, सीक्वेंस यही है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा, फिर दूसरे पे, तीसरे पे पिथौरागढ़ है। सर्वाधिक जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैटेगरी की जो है जनजाति के जो लोगों की आबादी हो यहाँ पर है सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून में, फिर पिथौरागढ़ में। अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, सबसे कम जो है वो हमारे रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। और उससे अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा ज्यादा जो है वो टिहरी में है, ठीक है, टिहरी में। तो ये 2 भी आपको याद रखना, सबसे अधिक उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग और टिहरी में है।
एसटी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जनसंख्या की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इतनी चीज़ें क्लियर है सभी को। और इसमें ये भी बता दूं कि हमारी जो विधानसभा की जो सीटें हैं, कितनी विधानसभा की जो सीटें हैं दोस्तों, कितनी 70 सीटें हैं। 70 में से जो है हमारे यहाँ 15 आरक्षित है। कितनी 15 सीटें हमारी आरक्षित है, 15 सीटें हमारी आरक्षित है। 15 में से 13 जो है एससी के लिए है और 2 जो है वो एसटी के लिए है, एसटी के लिए आरक्षित है दोस्तों। और ये एसटी वाले यही हैं दोस्तों, ये एसटी वाले हमारे जो 2 जनजाति मतलब 2 इनके लिए जो सीट आरक्षित है वो 2 कहाँ कहाँ है हमारी 2 विधानसभा सीटें। तो एक है दोस्तों चक्राता में और एक है नानकमता में। यही जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या हमारी जो 2 है, उधम सिंह नगर और देहरादून। तो ये उधम सिंह नगर में कौन सा वाला है, तो ये नानकमता वाला जो कि उधम सिंह नगर में है, नानकमता, और देहरादून में जो चक्राता वाले। तो ये 2 हमारे एसटी के लिए आरक्षित है, 2 विधानसभा सीटें भी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सर्वाधिक आबादी वाले हमारे थारू है और सबसे कम आबादी वाली हमारी राजी जनजाति है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछा, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, तो उधम सिंह नगर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं उधम सिंह नगर में लगभग जो 90% जो है थारूओं की आबादी है। 90% थारू जो है वो उधम सिंह नगर में ही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थारू वाले जो हैं तो इनका कहाँ पर है, तो ये आपको सीधे सीधा अपना खटीमा, किच्छा, नानक मतलब सितारगंज वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो है पूरा यहाँ पर जो है थारू जनजाति के लोग हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की कविता कौन सी है। अभी दोस्तों जिसने अभी तक हमारी एक हिंदी साहित्य की क्लास नहीं देखी है, जितने भी आपके सिलेबस में है, यूके ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस दिया है, यूके पीएससी ने जो सिलेबस दिया है, इसमें हिंदी के जितने भी 23 जो कवि है दोस्तों, साहित्यकार जो है, पूरी एक मैराथन क्लास दी है और सबके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। उस क्लास को अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर जाइए और देखिए उसको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की कविता कौन सी है, आपको जरूर वहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो तुलसीदास वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी की ये कविता है। आइए दोस्तों दिखा देता हूँ आपको, उसका स्क्रीनशॉट लगाया यहाँ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी का जन्म जो है 1896 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1961 में हुआ है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार है, उपनाम इनका निराला है, महाप्राण है, क्रांतिवीर नाम से भी इनको जाना जाता। इनके कविता संग्रह में देखो परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिका, बेला, नई पत्ते, अर्चना, राधना, और ये देखो दोस्तों तुलसीदास। सबसे बड़ी कविता है दोस्तों इनकी तुलसीदास। मैंने आपको बार बार वहां पर जब मैं इसको पढ़ा रहा था वहां पर मैंने बोला था याद रखना है, सरोज स्मृति इनकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज तो यही आपसे पूछा गया दोस्तों, ये कविता पूछी जाए तुलसीदास वाली। तो ये तो क्वेश्चन था आपका कि भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की कविता कौन सी है, तो तुलसीदास हमारा आंसर आ जाना चाहिए सीधे सीधा। ठीक है, तो ये है दोस्तों अगर आपने पढ़ा हुआ। देखो इनके उपन्यास भी पूछ सकता आपसे, अप्सरा है ना, निरुपमा, ये इनके उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास। और इसमें चमेली हो गए जैसे, और देखो कहानी संग्रह भी है इनके, और देखो निबंध हो गया, आलोचनात्मक चीज़ें भी इनकी है ना। इसके अलावा देखो कुछ और फैक्ट इसमें बताया गया कि उत्साह इनके द्वारा लिखा हुआ गीत भी है। और ये देखो दोस्तों जो इनको जो है निराले जी को टैगोर की संज्ञा भी दी गई। किसने, दूधनाथ सिंह ने इनको जो है टैगोर की संज्ञा भी दी है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इन पे जो है भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी चलाया गया दोस्तों 1976 में जो है डाक टिकट भी जारी किया गया इन पे। ठीक है, तो ये पॉइंट था। आइए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक सेकंड। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कीजिए अपने आप से। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है मौलिक अधिकार में जो जोड़ा गया है दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होना चाहिए, हमारा राइट आंसर इसका होगा सी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 वाले, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों वो हमारे श्रीनगर में किया जाता है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, इनके ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेले का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण नहीं है, प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्राविशेषण कहता है। विशेषण की भी विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोलो आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं,
ठीक है, तो ज़्यादा खट्टे हैं तो ठीक है, कुछ लगाने से इसमें कुछ और चेंज हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना, तो उसको कहते हैं हम क्या। अगर सिर्फ ये होता कि फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या विशेषण क्या है, सुंदर। फूल कैसे हैं, सुंदर। तो फूल की जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या है, ये विशेषण होगा, ठीक है, जो इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो सुंदर क्या इसमें विशेषण हो गया। और जो विशेषण की भी विशेषता, अगर मैंने ये लिख दिया फूल बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, अब ये विशेषण हो गया। और इस विशेषण की भी विशेषता बता दी मैंने इसमें, ये बहुत हो गया। जो ये बहुत लगा है ना, यही है दोस्तों प्रविशेषण, यही है प्रविशेषण। इसने विशेषता की भी विशेषता बता दी है। तो वही हमें देखना है कि किस सेंटेंस में वो नहीं देखने को मिला, प्रविशेषण नहीं है। तो आइए देख लेते हैं प्रविशेषण इसमें किस में नहीं है। बच्चे समझदार हो गए हैं, इसको पहले छोड़ देते हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो फूल कैसे हैं, सुंदर है, और उसके आगे हमने लगा दिया बहुत ही, तो ये हमारा प्रविशेषण का एग्जाम्पल है। तो ये है, हमें तो नहीं देखना है ना, ये है। इसको देखा है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। संतरे कैसे हैं, संतरे कैसे हैं, खट्टे हैं, और खट्टे के साथ भी हमने क्या लगा दिया, कुछ ज्यादा। तो ये भी हमारा प्रविशेषण का एग्जाम्पल है। मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, भूख लगी है कैसी, थोड़ी, थोड़ी ही लगी है भूख। तो इसमें जो है हमने ये ऐड कर दिया, तो इससे हमारा जो उसमें भी चेंज आ गया है कि भूख कैसी है, थोड़ी ही लगी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें इसमें थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, तो बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये होता बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, तब ये प्रविशेषण होता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ विशेषण हमें नजर आ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रविशेषण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। क्या कहलाता, उपमेय और अपमेय का, उपमेय, उपमान और उपमेय का जो अभेद कहलाता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है दोस्तों। इस पे भी मैंने जो है अभी रिसेंटली अलंकार पूरे अच्छे से कराए थे। मैंने कई बताया था आपको उपमेय क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, और मैंने कहा साधारण गुण क्या होता है, और मैंने कहा था आपको इसमें एक वाचक शब्द क्या होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, चांद सा सुंदर मुख, मैंने दिया था चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। इसमें अगर देखूं दोस्तों, चांद सा सुंदर मुख, चांद की जो है तुलना की जा रही है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, तुलना की जा रही है, चांद की तुलना की जा रही है। तो तब हमारे क्या होता है, जब तुलना की जा रही होती है तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना। जब तुलना हो रही होती है तो हमारा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, चांद सा सुंदर मुख, मुख की तुलना चांद से की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा इस सेंटेंस में, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, यहाँ पे आया नहीं, मैं भी अलग सी बात कर रहा हूं। अब देखो, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जा रही, किसकी तुलना की जा रही, मुख की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है दोस्तों, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं उपमेय, उसको कहते हैं उपमेय। वो जिससे तुलना की जा रही है उसको कहते हैं उपमान। क्या ये बात आपको समझ आई, जिसकी तुलना की जाती उपमेय, जिससे तुलना की जाती उपमान कहलाता है। और जो पॉइंट होता है जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे उनकी तुलना की जा रही है, उसको कहते हैं साधारण गुण। और जो इनको जोड़ने के काम करते हैं वो होते हैं वाचक। तो क्या आपको ये समझ आई चारों चीज, तो यही बताया जा रहा। ऐसा ये क्वेश्चन क्या कह रहे, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, जिसमें उपमान और उपमेय अभेद हो, मतलब एक ही बनाने की कोशिश किया जा रहा है, वहां पर हमारा जो होगा दोस्तों भेद नहीं हो। जिसमें अभेद मतलब जिसमें भेद नहीं हो, एक ही बनाया जा रहा है, दोनों को एक बनाने की कोशिश किया जा रही है, वहां पर हमारा होता है दोस्तों क्या, रूपक अलंकार। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सर समझ नहीं आया, रूपक अलंकार का एक एग्जाम्पल दीजिएगा दोस्तों। देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल दूं मैं, सागर, सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय। तो यहां पर क्या हो रहा है, सागर सा गंभीर हृदय, हृदय को जो है क्या सागर से क्या किया जा रही, तुलना की जा रही है। इसका हृदय कैसा है, सागर जैसा गंभीर है, ठीक है। तो तुलना की जा रही है, जब तुलना होती है दोस्तों तो वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि अभेद कहलाता है, जो इनमें जो है भेद नहीं होगा तो अभेद क्या कहलाएगा, तो वहां पर हमारा रूपक होता है। सर रूपक का एक एग्जाम्पल दे देते तो आसान हो जाती जिंदगी, है ना। तो बिल्कुल मैं रूपक का एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, है ना। मैया, ये मस्त एग्जाम्पल लगता है मुझे, इसलिए मैं बार बार यही देता हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना, चंद्र, चंद्र खिलौना लिया हो,
चंद्र खिलौना ले हो, है ना। मुझे जो है मैया, मुझे जो है चांद खिलौना चाहिए, चांद खिलौना। अब ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर कि भाई मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा ये बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मुझे चांद के जैसा खिलौना चाहिए, ऐसा नहीं। ये कह रहा मुझे चांद खिलौना चाहिए, मुझे वो चांद जो है ना वो खिलौना चाहिए मेरे को। तो इसको जो है इसमें उपमान और उपमेय का विभेद नहीं किया जा रहा, भेद इसमें कोई अलग अलग नहीं बताया, इसको एक ही बताने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें हमारा रूपक अलंकार होता है। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? जब हम उसमें तुलना नहीं कर रहे होते हैं दोस्तों, तब भिन्नता नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारा यहाँ पर जो रूपक अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। जो इसमें जो चरण कमल को, कमल और चरण को कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरिराई, ये जो चरण है ना ये कमल है, जो जो कमल मतलब जो चरण है ना ये कमल के जैसे कोमल है, कोमल है। मतलब ये चरणों को, हरि के चरणों को बताया ही गया है सीधा सीधे कमल चरण, मतलब चरण कमल, मतलब सीधा सीधा ये बता दिया कि हरिराई के जो कमल के जो चरण है वो कमल के जैसे क्या है, एकदम से क्या है, मतलब कोमल कोमल है कमल। तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया, तुलना नहीं कर रहा है कि इनके कमल इसके जो चरण जो है कमल के जैसे नहीं, ये सीधे सीधे बताया जा रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। जब यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है दोस्तों, उसी को सीधे बताया जा रहा, अभेद जो है कहला रहा होता है, तो हमारा रूपक अलंकार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गई होगी। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहां पर जो राम रतन को कंपैरिजन धन से नहीं किया जा रहा है, उसकी तुलना धन से नहीं की जा रही है। वो ये बोल रहा है कि ये धन है मेरा, राम रतन धन पाया है मैंने, ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है कि ये राम रतन जो है ये धन के जैसे मैंने पाया, नहीं, ये उसी को ही बताया जा रहा कि ये राम रतन धन पाया है मैंने। ठीक है, तो जब जो है दोस्तों उपमान और उपमेय का अभेद जो होता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहां पर तुलना नहीं हो रही होती है, जैसे कि इसमें तुलना हो रही थी चांद सा सुंदर मुख, मुख की तुलना जो है चांद से की जा रही थी। उस सागर सा हृदय, गंभीर हृदय, हृदय की तुलना कैसे हो रही है, सागर जैसे है, तो तुलना हो रही है। लेकिन मैया मैं तो चांद खिलौना चाहिए, मुझे चांद, जो चांद है यही खिलौना चाहिए मुझे, तो वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। मीन मछली का पर्यायवाची होता है, सफरी भी होता है, झस भी होता है, लेकिन हाला जो है ना दोस्तों ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ये इसका होता है भाई, इसका ये है जो कि एक एक नए साल के दिन जो होगी दबा के पार्टी, वो यही है दोस्तों। शराब, हाला का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है आसव, मद, मदिरा, शराब, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में जो है तलवार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तलवार का प्रयोग जो किया जाता है वो किस नृत्य शैली में किया जाता है, बताओ भाई। अब आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं सारे, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों जो तलवार नृत्य होता है हमारा, वो ये जैसे लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य आपको पता होगा, रण जो है लंगवीर नृत्य में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। स्पेशल एक खंबा होता है, बड़ा सा खंबा, ठीक है, और इसमें क्या किया, जो खंबे के टॉप में चढ़ता है यहाँ पर इसके, और यहाँ पर डांस करना होता है इसको, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों लंगवीर नृत्य, इसको कहते हैं। खंबे के शिखर पर चढ़कर जो है उसको अपना बैलेंस बना करके और ढोल नगाड़ों के साथ डांस करना होता है इसको, ये लंगवीर नृत्य कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन जो छोलिया नृत्य है ना दोस्तों, छोलिया जो नृत्य है ये होता है तलवार वाला नृत्य, ठीक है। इस छोलिया नृत्य में जो है इसमें तलवार होता है दोस्तों। इसमें क्या किया, ये स्पेशली जो है कुमाऊं वाले क्षेत्र में जो बहुत फेमस है ये वाला नृत्य जो है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ढाल और तलवार के साथ ये डांस होता है दोस्तों, छोलिया नृत्य। गढ़वाल का जैसे सरव नृत्य होता है ना, पौड़ा नृत्य होते हैं सरव, जो सरें बोलते सरव या पौड़ा नृत्य है, ठीक है। ये जो नृत्य हमारे यहाँ होते गढ़वाल में, वैसे जो है ये कुमाऊं का जो छोलिया नृत्य होता है दोस्तों, कुमाऊं का छोलिया नृत्य होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो सरव नृत्य होता है ना वो भी हमारा ये एक प्रकार का जो ढाल, तलवार की ढाल से किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये भी है, आपको सरव नृत्य भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, 8 बार 9 त्योहार, भाई साहब 8 बार 9 त्योहार मना रहे, बताओ। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मजा आ रहा है, जिंदगी तो आसान मस्त हो रही है, मतलब 8 बार 9 त्योहार, बताओ। तो मौज मस्ती का जीवन चल रहा है भाई, जिंदगी मस्त हो रही है, एकदम आसान हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। और देखो निम्नलिखित में से शब्दों में विशेषण है, क्या है विशेषण, विशेषण क्या होता है विशेषण, तो हम इसके बारे में, लालच का विशेषण है नहीं। अगर ये लालची होता
तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कोई लालचीपन का यह भाव है, लालचीपन का लालच जो है इसमें जो है दोस्तों, ये विशेषण शब्दों में विशेषण नहीं है ये, ठीक है, लालच नहीं है। मौनी, मर्यादा और रोग। दोस्तों जो मौनी शब्द है ना, इसमें इसमें मौनी का भाव है, ठीक है, जो मौन रहता है उसके अंदर, जो मौन है, मौन के अंदर जो है मौनी का भाव है, तो हम कह सकते हैं बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पुरुष है, पुरुषत्व का भाव होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसमें मौन में जो है मौनी का भाव होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक प्रकार का शब्दों में जो है ये विशेषण है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो इसको हमने जो है एक प्रकार से जो है क्या बना दिया, नहीं एक सेकेंड रुको आप, मौनी, मर्यादा, रोग, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर इसका बी ही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताए। भाई देखो, अब आपको लंबाई भी चाहिए, याद होनी चाहिए, सारी नदियों की लंबाई याद होनी चाहिए किसकी कितनी है। तो भाई देख लो खुद ही कि किस नदी की लंबाई कितनी है, उसके हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिएगा फिर, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो लंबाई तो सभी की याद कर ही लें आप लोग, ठीक है। तो भाई कोसी की लंबाई जो है वो आपको पता होना चाहिए कितनी, 168, 168 किलोमीटर इसकी लेंथ है भाई, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोसी नदी की, जो कहाँ से निकलती है, कौसानी वाले क्षेत्र से निकलती है बागेश्वर में, ठीक है। तो वो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और जो काली नदी का तो आपको अच्छे से पता है, हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो काली नदी ही है, क्या है वो, हमारी काली नदी ही है, जिसकी लंबाई जो है वो 252 किलोमीटर है। कितनी है, 252 किलोमीटर लेंथ है इसकी। भागीरथी की बात करें दोस्तों, तो भागीरथी की जो लेंथ है वो हमारी 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है, कहाँ तक, हमारे देवप्रयाग तक, ठीक है। गौमुख से देवप्रयाग तक जो है 205 किलोमीटर है इसकी। और अलकनंदा की बात करें, अपने सतोपन से निकलती है और देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है। अब आप देख लो भाई सबसे लंबी कौन सी है, तो छोटे से बड़े की तरफ लगाना, सबसे छोटी कौन है इसमें, कोसी, तो पहले एक आएगा, फिर जो है दूसरे नंबर पे देखो ये डी आना चाहिए 195 वाला, तो 4 आएगा। उसके बाद जो है हमारा ये आएगी, सी आएगी, यानी कि भागीरथी आएगा, तो हमारे ये 3 आएगा। और फिर हमारा काली जो है सबसे बाद में आएगी, क्योंकि हमें कम से ज़्यादा की तरफ लगाना है, तो 4, यानी कि एक, नहीं नहीं 2 आएगा, मतलब दूसरे नंबर पे है ना काली, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है भाई, पूर्वी हिंदी हमने अच्छे से जो है इनको भाषा को जो बांटा है दोस्तों, जिसमें मतलब हमने हिंदी भाषा को बांटा था अच्छे से, जिसमें हमने बात की थी कि 5 उपभाषाएं हैं हिंदी के अंदर। हमने 5 उपभाषाओं के अंदर जो है 18 बोलियों की बात की थी दोस्तों, ठीक है। जिसमें से हमने देखा 5 उपभाषाओं में हमने एक पूर्वी हिंदी की बात की थी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, जो कि हमें पता है कि ए बी सी, ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया, भाई खाकर, मैं खाना खाकर खा जाऊं, मतलब सॉरी, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, मतलब सो गया, खाना खाकर सो गया, मतलब इसने कुछ काम पहले कर दिया, ठीक है, वो अभी दूसरा काम कर रहा है। जब ये 2 काम कर रहा है, देखो जब ये इस प्रकार से काम कर रहा है कि एक तो खाना भी खा लिया और अब सोने का काम हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमारा ये होता है दोस्तों, ये होता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है, ये काम उसने जो पहले कर दिया और ये कब कर रहा है, तो सोने का जो काम हो रहा है ना, ये इससे पहले जो खाना खाकर आ रहा है, मतलब खाना खाकर सो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नाम क्लियर लग रहा है इसका। 22वां प्रश्न कह रहा है कि मिश्र वाक्य है इसमें से, मिश्र वाक्य कौन सा होगा भाई, देखो मिश्र वाक्य क्या होता है, जब हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, 2 टुकड़े कर लो भाई सेंटेंस के। अगर हम पहले वाला टुकड़ा अगर पढ़ते हैं ना, इसका पहला वाला भाग पढ़ते हैं, तो हमारे मन में कतवती सी होती है, भाई हमें आगे पढ़ना है, इसका आगे पढ़ने का मन करता है, आगे सुनने का मन करे, तो हमारा मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। और अगर 2 टुकड़े हैं और अगर ना करे मन पढ़ने, आगे पढ़ने का मन ना करे, इसमें ही बात क्लियर हो रही होगी, और अगर दूसरे टुकड़े को करें पढ़े तो ये भी बात क्लियर कर रहा होगा, तो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। और अगर सिंपल से एक ही लाइन में बात क्लियर हो रही होगी, तो हमारा हो जाता है सरल वाक्य, ठीक है। तो साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें, तो मिश्र वाक्य हमें बताना है, मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, तो भाई इसमें एक ही बात है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया, बस सीधा सीधा सरल है, मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, बात खत्म हो रही, ठीक है। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गया। दोस्तों इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये भी हमारा सिंपल और साधारण हो गया दोस्तों। शीला ने मीरा को पुस्तक दी, ये भी सिंपल और साधारण हो गया, शीला ने मीरा को पुस्तक दी, ठीक है। और डी वाला देखो, मैंने एक घड़ी खरीदी, अब देखो
मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। तो आप देखो ये जो बैटरी से चलने वाली बात है ना, इसको इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, और इसको इसकी ज़रूरत है। मैंने एक बैटरी खरीदी तो जो जो क्या बैटरी से चलती है। तो इसमें हमें आगे सुनने का मन कर रहा है। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है इसे मिश्र वाक्य होता है। कई एग्जाम्पल मैं इसमें दे चुका हूँ ऑलरेडी, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट 24वां प्रश्न क्या है। ये कह रहा है कि सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले प्रश्न पत्र को क्या कहते हैं? तो अर्धशासकीय पत्र कहते हैं दोस्तों। अर्धशासकीय पत्र मतलब जब सरकारी अधिकारियों के बीच में अपने आपस में ही क्या करना होता है, उनको अधिकारियों को ही तो अपना ध्यान आकर्षण करने के स्पष्टीकरण देना होता है। तो उससे वो क्या करते हैं, व्यक्तिगत शैली का प्रयोग करते हैं। तो ये अर्धशासकीय पत्रों में चलता है, अर्धशासकीय पत्रों में। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न कह रहे हैं हिंदी के वो महाप्राण ध्वनि है। अब आपको अल्पप्राण और महाप्राण कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। भाई अभी रिसेंटली जो है हमने बहुत अच्छे से इनको हिंदी में करा है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण जो होता है वो पहला, तीसरा और पाँच, एक, तीन, पाँच जो होता है दोस्तों वो हमारा अल्प प्राण होता है, और दो और चार होता है वो हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, तो वर्ग हमें पता है, जिस का वर्ग हो गया तो का, ख, ग, घ, ग। तो अब इसमें बोलूं एक, तीन, पाँच, जो एक नंबर पे, तीन नंबर पे और पाँच नंबर पे, ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे अल्प प्राण। क्या हो गए ये हो गए अल्प प्राण हो गए। ठीक है, अल्प प्राण। और जो दूसरे नंबर पे है और जो चौथे नंबर पे है, दूसरे और चौथे नंबर पे है, ये हमारे क्या है? महाप्राण। अब देखो भाई इसमें, अब देखो पहला ऑप्शन देखो, ख खा। खा क्वेश्चन नंबर पे आ रहा है, क खा दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, महाप्राण है। ठीक है, क्योंकि महाप्राण दूसरे और चौथे पे आता है। ठीक है, दूसरे और चौथे पे महाप्राण है। तो खा दूसरे नंबर पे आ रहा है, क ख ग घा, और घा चौथे पे आ रहा है। तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो गया बस, सीधा सीधा। औरों को ट्राई करके देखो, दो और चार पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि देखो आंसर यही हमारा। का देखो पहले नंबर पे आ गया तो गलत हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। इसको देखो चा, ये भी पहले नंबर पे, ये भी खत्म हो गया। टा भी पहले नंबर पे, ये भी खराब हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन में ये हो गया। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? शीतोष्ण का अर्थ होता है दोस्तों ठंडा और गर्म दोनों। ठंडा और गर्म, शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है दोस्तों? मुहावरा, मुहावरा जो है किस भाषा का मूल शब्द है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, है ना, देशज और विदेशज शब्द आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर जो हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें जो हमारे जो विदेशी भाषा के शब्द है दोस्तों, वहां पर हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। अब आपको ये बताना है कि जो मुहावरा है ये किस भाषा का शब्द है। तो चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। आपको क्या लगता है? अपना अपना आंसर करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद ही आपको अपना आंसर करना है। ठीक है, ताकि आप ये देख पाएँ कि आप जो है कितने अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरबी इसका सही आंसर होगा। अरबी, अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों मुहावरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, देखो और क्या क्या अरबी भाषा के शब्द मैं बता दूं आपको। जैसे अजीब हो गया, अजीब, अजीब आदमी है भाई, अजीब आदमी। अजीब आदमी होगा तो अदालत में जाएगा, अदालत में कुछ कर नहीं पाएगा बढ़िया तरीके से, तो अदालत। कई ट्रिक बता चुका हूँ मैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं वहाँ पर आपको वीडियो दिखेगी ये वाली, बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ लगभग 40-40 शब्द याद करवाए हैं। ठीक है, तो अरबी के देखो अजीब हो गया, आदमी हो गया, अदालत हो गया, है ना, औरत हो गया, औरत भी है इसका है। ठीक है, इज्जत हो गया दोस्तों, इज्जत भी इसका है। दिमाग हो गया, दिमाग हो गया। जैसे नतीजा हो गया, नतीजा हो गया। मुहावरा हो गया, जो कि क्वेश्चन पूछा गया मुहावरा। और इसके अलावा मदद, मदद भी इसी भाषा का शब्द होता है दोस्तों। मदद के साथ हिम्मत जोड़ दो, मदद और हिम्मत। ठीक है, तो मदद और हिम्मत ये भी इसी का ही हो गया। ठीक है, फैसला हो गया, फैसला, तो ये भी जो है अरबी भाषा का शब्द हो गया। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें अलावा किस्मत, कीमत, किस्मत हो गया और कीमत हो गया, ये भी जो है दोस्तों इसी का ही है। ठीक है, तो इसके ये आपको याद है। तकदीर, तारीख, तकदीर तारीख होगी, तकदीर तारीख जो है ये भी जो है दोस्तों ये अरबी भाषा के ही शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्र, किताब, कुर्सी, किताब, कुर्सी, ये भी इसी के हैं अरबी भाषा के शब्द। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने होंगे। आइए दोस्तों, और ये है जूही की कला। जूही की कला की कविता जो है, जूही की कली, ये कविता जो है किस कवि की है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारी साहित्य का जो मैराथन क्लास है ना, 23 साहित्यकार दिए हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, यूके पीएससी ने,
तो उस सिलेबस में 23 के बहुत डिटेल्ड में बताए हैं, सारी चीज़ें बताई हैं उनके बारे में। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने वैसे तो देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा है तो जाइए और फटाफट से उसको जरूर देख लीजिएगा। सारे जो साहित्य आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेगा। उसको अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा साहित्य वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि निराला जी इसका सही आंसर हो जाएगा, निराला जी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। मैं आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा, और ज़रूर इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे कोई क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग जो है इसमें 30-35 क्लास में आपको पूरा उत्तराखंड दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, 25 से 30 के आसपास क्लास हो सकती है इसमें आपको पूरा उत्तराखंड मिल जाता है। क्रैश कोर्स में पूरी चीज़ें कवर हो रखी है, 1.5-2 घंटे के लेक्चर भी हो सकते हैं कुछ। ठीक है, पर आपको पूरा इसमें हो जाता है। बहुत सही ये आपका क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ जो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाती है वहाँ पर। ठीक है, ओनली 499 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। कम समय में पूरा रिवीजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। इसके ज्वाइन करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर नाम से। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन, आप उसको डायरेक्ट भी वहाँ से निकाल कर मतलब सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये भी है दोस्तों, एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, ये 199 का इसमें अभी ऑफर चल रहा है, ये 149 हो रखा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते। 149 में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, जो आपका सिलेबस है ना, पूरे सिलेबस का रिवीजन करवा रखा, पूरे सिलेबस का हर एक टॉपिक का वहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको दिख जाता है। इसके अलावा एक और हमारे फुल मॉक टेस्ट है, जैसे 100 नंबर का पेपर आता है ना एग्जाम में, वैसे ही ये टेस्ट मिलेगा आपको। 20 टेस्ट रखे हैं हमने, और अनलिमिटेड बार आप उन टेस्ट को वहाँ पर एप्लीकेशन में दे सकते हैं। और इनकी पीडीएफ भी, सबसे अच्छी बात है, पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाती है। और ये है मात्र 149 का, और ऑफर चल रहा है दोस्तों, अभी ऑफर में इसको सिर्फ 99 रुपये में आपको मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और परचेज कीजिएगा, और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की सेशन में इतना ही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। लाइक कमेंट को करना ना भूलिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।